हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी आज के इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? भाई जो विद्यार्थी होते हैं उनमें भ्रांतियां फैल जाती हैं कुछ, तो उन भ्रांतियों को सुलझाने के लिए कोई अध्यापिका क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए उसको? ऑप्शन आपके ए, खोजी अधिगम को सुसाध्य करना, बी, प्रत्यक्ष निर्देश का इस्तेमाल करना, सी, उन विद्यार्थियों को शर्मिंदा और दंडित करना, या डी, भ्रांतियों को अनदेखा करना। अब देखिए भाई, बच्चों में, विद्यार्थियों में या बच्चों में, छात्रों में भ्रांतियां आ चुकी हैं। अब उन भ्रांतियों को सुलझाने के लिए आपको भ्रांतियों को अनदेखा नहीं करना है, उनको भाई सुलझाना है उनको। और विद्यार्थियों को शर्मिंदा और दंडित तो करना बिल्कुल ही नहीं है। ये आपका जो शिक्षा शास्त्र है, बिल्कुल इसका बाल केंद्र शिक्षा है, बिल्कुल मना करती है विद्यार्थी को दंडित नहीं करना है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्देशन का इस्तेमाल करना ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? खोजी अधिगम को सुसाध्य करना होगा, है ना। जो खोजी अधिगम है उसको सुसाध्य करना होगा, जिससे बच्चों में भ्रांतियां हैं वो सुलझ पाएं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाई नवीन ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? ऑप्शन आपके ए, ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, बी, रटने के द्वारा, सी, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई, नवीन ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो होती है अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। अनुभव के आधार पर नवीन अर्थ ढूंढने से आप नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया। भाई कोई महिला है, वो भूखी है, तो उसने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को ही भेज दिया। तो इस खबर को डैश डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन है आपके ए, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, बी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सी, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, या डी, मनोसामाजिक सिद्धांत। तो देखिए भाई, इसको किस तरह अच्छी तरह समझा जा सकता है? इसको समझा जा सकता है आपका जो पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत है, ये आपका अब्राहम मैस्लो ने दिया है। मांग अभिप्रेरणाओं का सिद्धांत जो आपका पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत है, ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। तो इस सिद्धांत के आधार पर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई कोई महिला है, उसकी जो ज़्यादा ही भूख है, उसको भूखी है कई दिनों से, तो उसने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया ताकि वो कुछ भोजन प्राप्त कर सके। तो ये आपका पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, भाई बच्चों के जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें प्रगति कब हो सकती है? ऑप्शन है आपके ए, उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, बी, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, सी, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, या डी, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो देखिए भाई, अब बच्चों की सीखने में प्रगति कब हो सकती है ये पूछा आपसे। तो कब हो सकती है भाई? वो तब हो सकती है जब बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएंगे। जब भाई बच्चों की आप प्रगति को जांच रहे हैं नियमित रूप से, बच्चों में कितनी प्रगति हुई है, और उसके साथ साथ भी आप सुधारात्मक कदम उठाएं कि उसमें सुधार कैसे हो सकता है, करने के लिए कदम उठाएंगे, तो उसमें बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया में प्रगति बहुत अच्छे से होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, अब मान लीजिए भाई आप कल को टीचर बन के जाएंगे, अब आप कक्षा में देखते हैं, पाते हैं कि भाई कोई एक विद्यार्थी है वो आपका सम्मान नहीं करता है बिल्कुल भी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? ऑप्शन आपके ए, उसकी उपेक्षा करेंगे, बी, परीक्षा में कम अंक देंगे, सी, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, या उसे डांटेंगे। तो देखिए भाई, उसकी उपेक्षा करना ये भी बिल्कुल नेगेटिव चीज़ हो जाती है। परीक्षा में कम अंक देंगे, भाई क्यों देंगे? भाई वो आप भले ही आपका सम्मान नहीं कर रहा है, पढ़ने में अच्छा हो सकता है, कुछ भी है ना, तो परीक्षा में अंक कम नहीं देना, उसे डांटना भी नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है उसके अभिभावकों से बातचीत करेंगे आप, मतलब कि उसके माता पिता या अभिभावक जो भी हैं, उसके गार्जियन, उनको बुला करके उनसे आपस में बातचीत करेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? भाई जो प्राथमिक लेवल का जो टीचर होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, या डी अति मानक भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता या दक्षता। तो देखिए भाई टीचर में हालांकि ये चारों की चारों विशेषता होनी चाहिए भाई, एक टीचर में चारों की चारों विशेषता होनी ही चाहिए ये। लेकिन आपसे पूछा क्या है? प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर पूछा है, तो आपको प्राइमरी लेवल पर ही आंसर देना है उसी के आधार पर। तो आपसे पूछा है प्राइमरी लेवल, तो उसके आधार पर जो सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि भाई जो बच्चे हैं वो एकदम से नहीं सीख पाते, अच्छे एकदम से नहीं आपकी बातों को सुन पाते हैं, तो उसमें आपको उस स्थिति में आपको धैर्य रखना है और दृढ़ता, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? भाई जो कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन आपके ए शिक्षक के कार्यभार को कम करना, बी अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना, सी अवधारणाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना, या डी बच्चों को स्वच्छंदता प्रदान करना। तो देखिए भाई सामूहिक क्रियाकलाप जो होता है, ग्रुप में जो आप एक्टिविटी कराते हैं उससे क्या होता है भाई, उसका उद्देश्य होता है कि अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना, यानी कि अधिक से अधिक बच्चे, कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य ये है कि सभी बच्चे अधिगम में शामिल हो सकें, एक्टिव रूप से शामिल हो सकें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। अब पठन पाठन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, बी जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, सी कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई पठन पाठन में शिक्षक को करना चाहिए जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, जो बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चे और अधिक क्वेश्चन पूछें और अधिक जिज्ञासु हों। तो भाई जिज्ञासु होंगे तो अधिक वो जानने की इच्छा होगी, अब जानने की इच्छा होगी तो उनका जो विकास होगा, अधिगम होगा, वो अच्छे से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 क्या कह रहा है भाई आपसे? एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। भाई कोई शिक्षिका है वो अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाई वो उसने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को उत्तर देने के लिए वो बच्चों को सामूहिक चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम के लिए प्रोत्साहन करती है कि आप समूह चर्चा करिए या सहयोगात्मक अधिगम के साथ इसका आंसर ढूंढिए। ठीक है, तो यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है आपके ए अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन, बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सी सीखने की तत्परता, या डी सक्रिय भागीदारिता। तो देखिए भाई ये आपका सिद्धांत है आपका सक्रिय भागीदारिता पर आधारित, कि भाई सभी इसमें क्या होता है, सभी बच्चे एक्टिव रूप से भागीदारी होते हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी होते हैं, कि सहयोगात्मक अधिगम में और समूह चर्चा करते हैं वो आपस में, तब उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, वो उत्तर ढूंढते हैं। तो उसमें बच्चों की जो भागीदारी है एक्टिव रूप में होती है, तो जिससे अधिगम जो होगा वो इफेक्टिव तरीके से होगा। इसीलिए हमारा जवाब सक्रिय भागीदारिता ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, बी केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, सी केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, या डी सभी छात्रों के लिए। जो भाई रचनात्मक लेख है उसका नियोजन किसके लिए होना चाहिए? अब देखिए जो सीटेट पेडागोजी होती है शिक्षा शास्त्र में, जो केवल शब्द है वो एक तरह से नेगेटिव माना जाता है, तो हमारा इसमें नेगेटिव चीजें तीनों ऑप्शन में केवल और केवल लिखा है, तो ये तीनों नेगेटिव ऑप्शन हो गए हमारे, तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, सभी छात्रों के लिए जो रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए वो सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? देखिए भाई कोई लड़की रूही है, बच्ची रूही है, वो एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, हमेशा कोई भी समस्या है उसके एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है, और काफी समाधान उसके मौलिक होते हैं, नए होते हैं। तो उसमें किन गुणों का प्रदर्शन हो रहा है वो? ऑप्शन ए अनम्य विचारक, बी आत्म केंद्रित विचारक, सी सृजनात्मक विचारक, या डी अभिसारी विचारक। ये यहाँ पर सृजनात्मक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब होगा सृजनात्मक विचारक। भाई सृजनात्मकता की, जो क्रिएटिविटी की जो गुण होते हैं वो यही होते हैं भाई, एक से अधिक समाधान ढूंढना और काफी
समाधान मौलिकता होना, उनमें मौलिकता होना। तो आपका सृजनात्मक विचारक का गुण प्रदर्शन कर रही है वो रूही, उसमें क्रिएटिव है, बच्चा है, बच्ची है वो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। भाई रमणीक है कोई टीचर, उसकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है जो देखने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। तो उस प्रकार से समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। ऑप्शन आपके ए, विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, बी, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करवाकर, डी ऑप्शन नंबर सी, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। कैसे नहीं है यहाँ पर, जैसे है फ्रेंड्स, ये जैसे है, त्रिविमीय जैसे स्पर्शनीय संसाधनों का प्रावधान करके, या डी, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। तो देखिए भाई, कोई दृष्टिबाधित छात्र है, उसको समावेशी कक्षा में आपको पढ़ाना है, तो आपको करना चाहिए कि जो त्रिविमीय नक्शे होते हैं और चार्ट होते हैं, जो त्रिविमीय 3D आयामी होते हैं, उन संसाधनों का प्रावधान कीजिए, उनका उपयोग कीजिए, उनको, उस बच्चे को उनके द्वारा पढ़ाइए, तो बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। क्योंकि दृष्टिबाधित होते हैं भाई, त्रिविमीय हाथ फेर कर समझ सकते हैं, उसको टच करके समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। इनमें से कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा भाई वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में। ऑप्शन आपके ए, लचीला पाठ्यक्रम, बी, गैर प्रासंगिक सामग्री, सी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या डी, व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गैर प्रासंगिक सामग्री। क्योंकि भाई देखिए, जो बच्चे हैं वो सुविधाहीन हैं और वंचित समूह से आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए लचीला सामक पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन जो गैर प्रासंगिक सामग्री है, जो आप उस प्रसंग जो आप पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक है, उससे हटके है कोई सामग्री, तो वो उसके बाधा उत्पन्न कर सकती है उनके सीखने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। भाई विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनको शामिल करने के लिए किससे बचना चाहिए शिक्षक को। ऑप्शन ए, लंबे कार्यों को यथोचित छोटे खंडों में बांटना, बी, उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना, सी, नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि प्रदान करना, या डी, कार्य पूरा करने की कठोर समय सीमा निर्धारित करना। तो देखिए भाई, उनको किससे बचना चाहिए भाई टीचर को, उसको बचना चाहिए कि कार्य पूर्ण करने की कठोर समय सीमा निर्धारित, ऐसा नहीं करना है, इससे बचना चाहिए उसको। बाकी ये ऑप्शन तीनों है कि भाई लंबा कार्य है उसको छोटे छोटे खंडों में बांट कर देना, उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना, एक तरह से स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, ये सभी करने चाहिए। लेकिन जो कार्य पूर्ण करने कठोर समय से, भाई हाँ तुम्हें आज 12 बजे तक ये काम करके ही लाना है, या कल किसी भी हाल में ये काम करके ही लाना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। अब शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके ए, छात्रों की प्रगति का आकलन, बी, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो देखिए भाई, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है आपका छात्रों की प्रगति का आकलन, कि छात्रों की प्रगति किस प्रकार हो रही है, छात्र कैसे प्रगति कर रहे हैं, उसका आकलन करना आपका शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है। अब वही विश्लेषण जो होता है आपका एनालिसिस, उसको बढ़ावा देने वाला प्रश्न कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित किया गया था, बी, विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं, सी, लेव वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ, डी, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरणों के नाम लिखिए। अब इन क्वेश्चंस में से आपको ये छांटना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो विश्लेषणात्मक जो सोच है उसको बढ़ावा देगा, विश्लेषण को बढ़ावा देगा। तो विश्लेषण को बढ़ावा देने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। बी में क्या क्वेश्चन है भाई, विज्ञापन, कोई भी विज्ञापन है उसको देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में जो चित्रण हो रहा है उसके बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये विश्लेषण को बढ़ावा देगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। भाई जो विद्यालय में लिंग भेदभाव ना हो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना,
बी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना, सी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, या डी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो देखिए भाई, यहाँ पर कोई विद्यालय है उसमें लिंग भेदभाव से बचना है, उसका सर्वोत्तम तरीका हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी में कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार हैं उनका अधिसंज्ञान लेना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा नहीं करना है, उसका अधिसंज्ञान लेंगे तो उसका सर्वोत्तम तरीका होगा वो लिंग भेदभाव से बचने का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो जैविक वंशानुगति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। भाई जो आपके नॉम चॉम्स्की हैं उन्होंने उनके अनुसार पूछा है कि जो भाषा अर्जित करने की जो जन्मजात क्षमता होती है उसको वंशानुगत के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता होती है, तो उसको कहा क्या जाता है। ऑप्शन ए भाषा अनुकूलन श्रेणी, बी भाषा अर्जन साधन, सी भाषा स्वीकार्य इच्छा, या डी भाषा अर्जन क्षेत्र या पक्ष। तो देखिए भाई उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी भाषा अर्जन संसाधन, और इसी से संबंधित एक एलईडी डिवाइस है नॉम चॉम्स्की से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन क्षेत्र की जो है एलईडी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका नॉम चॉम्स्की के दिया था। नॉम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने ही ये इसको बोला है कि ये जो भी होता है प्राणी उसमें भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, भाषा अर्जित करने का ये साधन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। भाई ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बोलता है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो एक बर्फ की बड़ी चट्टान है। जैसे मान लीजिए मनुष्य का मस्तिष्क है ये बर्फ की बड़ी चट्टान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है। इसका एक उन्होंने हिमखंड तैरते हुए हिमखंड से बताया है इस सिद्धांत में। मान लीजिए जैसे ये पानी भरा है, ठीक है, समुद्र पर कोई हिमखंड तैर रहा है, ये पानी में डूब रहा है, मस्तिष्क है हमारा हिमखंड के रूप में, और ये इसका इतना हिस्सा केवल ऊपर है पानी के, बाकी इसमें तैर रहा है पानी के अंदर। अधिकांश छिपी रहती है, अधिकांश छिपी हुई है और बाकी तैर रही है। एक बर्फ की बड़ी चट्टान के रूप में उन्होंने इस सिद्धांत से समझाया हमारे मस्तिष्क को। तो उसमें 3 स्तर बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, है ना। तो उसी के ये सिद्धांत पूछा है आपसे, वो कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन आपके ए गुण सिद्धांत, बी प्रकारक सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या डी व्यवहार सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये आपका सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? सिगमंड फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसी सिद्धांत पर उन्होंने बताया था कि जो हमारा मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क है, वो एक बड़ी बर्फ की चट्टान के बराबर है, के समान है, जो आपका समुद्र है उसमें तैरता रहता है हिमखंड के रूप में, और उसका अधिकांश हिस्सा उसमें पानी में डूबा हुआ रहता है, थोड़ा हिस्सा उभरा हुआ रहता है, और उसमें 3 स्तर बताए थे उन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा। भाई आप देखते हैं, आप मान लीजिए आप कल को टीचर बनेंगे, भाई सीटेट वगैरह करके, और आप कोई भी एग्जाम निकाल के आप कल को फिर अध्यापक बनकर जाएंगे, और आप अपनी कक्षा में पाते हैं कि भाई कोई विद्यार्थी है वो कुसंगत में पढ़ रहा है और वो बिगड़ रहा है, भाई बुरी संगत में पढ़ के वो बिगड़ रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, आपका कर्तव्य क्या होगा। ऑप्शन आपके ए उसके माता पिता से मिलेंगे, बी उसकी उपेक्षा करेंगे, सी उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, या डी उसे बुलाकर डांटेंगे। तो देखिए भाई आपको करना है कि उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, आपको उसे बुलाना है, उसको आप विश्वास में लेकर के उसको समझाना है कि भाई ऐसा नहीं करना है, आप बुरी संगत में पढ़ रहे हो, आपको संगत में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी संगत में पढ़ना चाहिए, अच्छे पढ़े लिखो। तो उसमें उसको विश्वास में लेकर आप समझाएंगे, तो ये आपका कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।